हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज ऑनलाइन। आई होप कि नाम आप लोगों को याद होगा। स्टिल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द नेम वंस अगेन। इट इज ज्ञान कुंज ऑनलाइन, right friends? So this is going to be the second session, and before starting the session, as usual, I would like to wish you all a very happy new year. ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका न्यू ईयर 2022 काफ़ी अच्छे तरह से कटे और मे ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर गुड ड्रीम्स एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू दिस ईयर इटसेल्फ। और आप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in this era, I pray to the Almighty that you all may enjoy a very healthy life this year. Okay, so with the best wishes from my side and my channel as well, so let us start the session itself, the second session of this channel. Okay, Gyan Kunj Online. So in this channel और इन दिस सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएड। ओके फ्रेंड्स, बीएड में आज हमको करना है, आप मान के चलिए कि हिस्ट्री, एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, बीएड की क्या हिस्ट्री है, मतलब ये इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, एंड इंट्रोडक्शन। नॉर्मली बीएड का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट बीएड, है ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। अभी जनरली क्या है ना, इन करेंट एरा बीएड एंड बीएलएड, दिस आर द टू प्रोग्राम्स, है ना। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम पे ये दो प्रोग्राम्स अभी चलाए जा रहे हैं। एंड आपको पता होगा this is of 2 years and this program is of 4 years. तो what is the difference between these two programs? डिफरेंस बस इतना ही है कि ये जो प्रोग्राम है इसके साथ क्या है, ग्रेजुएशन इज देयर, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। एंड यहाँ पे क्या है, द ओनली प्रोग्राम बीएड इज देयर विच कुड बी ज्वाइन आफ्टर ग्रेजुएशन। और इस प्रोग्राम को आप आफ्टर योर 10+2 ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 साल का प्रोग्राम है। और अगर आप इस प्रोग्राम के बात करते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन इन द सेंस कि ग्रेजुएशन आपका 3 साल लेगा एंड बीएड 2 साल, दैट इज टोटल 5 years। वेयर एज यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ओनली 4 years। तो इस प्रोग्राम में आपका 1 साल सेव होगा। 1 साल सेव होने के साथ साथ इस प्रोग्राम के कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे ये हैं कि बीइंग एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का सिलेबस और करिकुलम आई थिंक शुड बी एनरिच्ड इन कंपैरिजन टू दिस वन। दैट इज़ वाई जो टीचिंग लर्निंग कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स वगैरह हैं इस प्रोग्राम में आई थिंक आपको बेटर सीखने को मिलेंगे। सो वन थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेफर, कि ऐसा होता है ना कि एक ड्यूरिंग अ स्कूलिंग क्या होता है कि बच्चे अपने अपने ड्रीम को और अपने अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं, राइट। कुछ उसमें से टीचर्स बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दोज स्टूडेंट्स जो आफ्टर देयर 10+2 हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि नहीं मेरे को टीचर ही बनना है। ठीक है ना, फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि वो बीएलएड का प्रोग्राम ज्वाइन करें, दैट इज़ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, उनका 1 साल भी बचेगा, उनकी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज भी आई थिंक बेटर डेवलप होगी, है ना। तो ये है नॉर्मली बीएड और बीएलएड का डिफरेंस। बाकी एडमिशन क्राइटेरियाज वगैरह तो कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी थोड़ा बहुत वेरी करता है, दैट यू वुड कम टू नो एज पर द नोटिफिकेशन। आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे एडमिशन्स के लिए तो वहाँ के एडमिशन नोटिफिकेशन से आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, इसीलिए मैं अब इंट्रोडक्शन के हेड को डिलीट कर देता हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ बीएड। नॉर्मली इट इज़ वन ऑफ द अननोन थिंग्स या रेयरली नोन थिंग्स आप बोल सकते हैं। अननोन तो वैसे कुछ भी नहीं होता है ना। इट इज़ अ रेयरली नोन थिंग और रियली नोन
अननोन फैक्ट है ना कि बीएड की हिस्ट्री क्या है, हाउ डिड इट स्टार्ट इन इंडिया और हाउ इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, हमारे इंडिया में बीएड का कोर्स चालू कैसे हुआ था। ठीक है, सो ऐसा है कि हिस्ट्री के लिए आई वुड लाइक टू मेंशन वन एरा दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में क्या है ना, आपको मालूम होगा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों और इफ़ यू नो समथिंग अबाउट हिस्ट्री, इट्स अ वेरी माइनर थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द हिस्ट्री थ्रू दिस चैनल, है ना। ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे समटाइम्स इन 1600। वो थे कब तक, तो अप टू 1947, है ना। उसके बाद तो 1947 में क्या हुआ कि आई थिंक वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, है ना, 15/8/1947, दैट इज 15th August 1947, क्लियर। सो व्हेन दे केम इन द ईयर ऑफ 1600, ये सबसे पहले बंगाल में आए थे। इट इज़ वन ऑफ द फैक्ट कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश एरिया हमारे इंडिया में बंगाल के स्टेट में पहले चालू हुआ था। ठीक है, तो जब ये बंगाल में आए थे ना, तो दे केम विद द नेम व्हाट, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने आके उस टाइम के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे बंगाल में, उनके साथ ये रिक्वेस्ट और ये प्रेयर प्रेजेंट किया कि सर वी आर हेयर टू कंडक्ट बिजनेस, है ना, हमको आपके यहाँ पे बिजनेस करना है। तो उन्होंने क्या किया, फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस क्या हुआ कि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे उस टाइम के, उन्होंने बिजनेस के लिए उनको परमिशन दे दिया। ठीक है ना। अब क्या था कि ब्रिटिशर्स इन आवर कंपैरिजन नो डाउट थोड़े बहुत एडवांस थे उस टाइम पे, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, उन्होंने अपने ट्रेड के साथ धीरे धीरे क्या किया, अपना कॉलोनाइजेशन भी चालू कर दिया, है ना। इन्होंने दो काम किया, एक तो अपना ट्रेड किया और ट्रेड के साथ अपने कॉलोनाइजेशन का काम भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि कुछ कुछ लैंड पार्ट में इन्होंने अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का कॉलोनी स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे जब ये पावरफुल होते गए ग्रेजुअली, है ना, तो द डिमांडेड फॉर सर्टेन राइट्स। सो द वेरी फर्स्ट राइट व्हाट दे अचीव्ड वाज दीवानी। ये राइट उनको दिया गया कि ठीक है, अब से दीवानी आप लोग देखिए, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, है ना। तो इट वाज द वेरी फर्स्ट राइट जो ब्रिटिशर्स को हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ से उस टाइम प्रोवाइड किया गया था। एंड विद द हेल्प ऑफ दीवानी और यूजिंग दीवानी, धीरे धीरे उन्होंने मैन पावर्स को एक्यूमुलेट किया और एक्यूमुलेट करके वो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह डोमिनेट हो गए। ओके, सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एरा, मतलब दिस वाज द हिस्ट्री अबाउट द स्टार्टअप ऑफ ब्रिटिश एरा। इस तरह से ब्रिटिश हमारे कंट्रीज़ में आए, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया, अपनी कॉलोनाइजेशन बनाई उन्होंने, एंड देयर आफ्टर फुल फ्लेजेड एक गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश हो गए। ठीक है ना। मीन वाइल 1600 लेके 1947 तक what they did, no doubt exploitation up to some extent, बट उसके साथ साथ कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी उनके देखने को मिलते हैं, है ना। what was that कि जैसे मान लीजिए आप, आई वुड लाइक टू टेल यू विथ वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपको रूल करना है कहाँ, है ना, यू आर टू रूल ओवर इंडिया, और आप रहते कहाँ पर हैं, इंग्लैंड में आप रहते हैं। तो इंग्लैंड में बैठकर इंडिया में रूल करने के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंटरनेट और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वाज नॉट डेवलप्ड, है ना, तो उस टाइम में क्या था, देयर वाज ओनली फिजिकल अप्रोच, किसी को भेज के, किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज के अपना काम करवाया जाता था, एंड देयर आफ्टर वो फिजिकली अपीयर होके या प्रेजेंट होके अपना रिपोर्ट उसको प्रेजेंट करता था, है ना। सो उस टाइम में क्या हुआ ना कि इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करने लगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इंडिया भेजने लगी। ठीक है, वन वेरी प्रैक्टिकल थिंग इज देयर, आई थिंक यू शुड कंसिडर और यू शुड थिंक अपॉन इट कि एक आदमी, व्हेन अ पर्सन ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड would come down to India for the purpose of what?
जॉब, वो तो जॉब करने ही आ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे अगर आप मान लें कि आप आज अगर सिविल सर्विस की सेवा में सेलेक्ट हो जाते हैं IFS में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप किसी दूसरे कंट्री में जाके सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, बेटर सैलरी देती है। सेम वे में जब ये इंग्लैंड से बंदा यहाँ पे आता था तो ये इनका अपना आदमी है ना। तो व्हाट इंग्लैंड गवर्नमेंट वाज डूइंग कि इसको बेटर पर्क देना पड़ता था, बेटर सैलरी देना पड़ता था, क्योंकि इसके पास क्या था, डुअल मैनेजमेंट का काम था। इंडिया में आके उसको अपना भी मैनेजमेंट करना है और इंग्लैंड में अपनी फैमिली का मैनेजमेंट भी करना है। तो इसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो चलता था, बट इस सारे प्रोसेस में ना इट वाज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव कि इकोनॉमिक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो उस टाइम के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट को कैसे कट ऑफ किया जाए, ठीक है। और ये एक बिजनेस का थंब रूल भी है कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ मिनिमम एक्सपेंसेस, है ना। कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ही बिजनेस कहलाती है। सो व्हाट दे प्लान्ड कि अगर इंग्लैंड से अब हम रिप्रेजेंटेटिव भेजना बंद कर दें, है ना, या वर्कर्स भेजना बंद कर दें और इंडियंस को तैयार किया जाए, प्रिपेयर इंडियन फॉर ब्रिटिश जॉब्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए वन वेरी सिंपल थिंग इज देयर कि वो ब्रिटिशर्स थे एंड देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज वाज व्हाट, इनका वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या था, इंग्लिश, है ना। उनको हिंदी समझ में नहीं आता था हमारे और आपकी तरह। सो व्हाट दे प्लान्ड कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि इंडियंस को इंग्लिश पढ़ाया जाए, पढ़ा लिखा के इनको तैयार किया जाए एंड वंस द एजुकेशन कंप्लीटेड इनको कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में या कंपनी के किसी भी सेवा में, कंपनी के किसी भी काम में इनको इन्वॉल्व किया जाए। तो देखिए इस इन्वॉल्वमेंट का ना दो प्रोस्पेक्टिव था। फर्स्ट कि मान लीजिए अगर कोई इंडियन इंग्लिश के एजुकेशन या नेसेसरी क्वालिफिकेशन लेकर इनके अंडर में एक जॉब करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कोई जॉब करता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस इंडियन को भी सैलरी मिलेगा, ठीक है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस था, ये रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपेंसेस, वो भी क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। तो इससे दोनों को फ़ायदा था, ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी और इंडियंस को भी। सो विथ सच काइंड ऑफ थिंकिंग, इस तरह की सोच के अनुसार उन्होंने क्या किया कि एक रिकमेंडेशन बनाया। एंड हु मेड द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन जिन्होंने बनाया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और उनका इफेक्ट आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखा जाता है, राइट। बट बिफोर आई विल टेल यू द नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको 3 अदर एडमिनिस्ट्रेटर के नाम बताता हूँ जिन्होंने इंडिया में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑलमोस्ट 100 इयर्स पहले चालू करवाया था, ठीक है। सो इन द ईयर ऑफ 1793, ओके, इन द ईयर ऑफ 1793, आप माइंड करिएगा, वन प्लेस इज देयर सो कॉल्ड श्रीरामपुर। ये कहाँ है, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 1793 एट श्रीरामपुर इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वन स्कूल वॉज एस्टैब्लिश्ड जिसका नाम था नॉर्मल स्कूल, ठीक है। नॉर्मल स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टीचर्स ट्रेनिंग,
है ना, मतलब इन द ईयर ऑफ 1793 इटसेल्फ हमारे इंडिया में बीएड का फाउंडेशन स्टोन डाला जा चुका था। बाय होम? बाय द 3 एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देन। उनका नाम क्या था? फर्स्ट वाज मिस्टर कैरे, second one was Mr. Marsman, and the third was Mr. Ward. ये जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने मिलकर 1793 में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल श्रीरामपुर में इस्टेब्लिश किया फॉर द पर्पस ऑफ टीचर्स एजुकेशन, है ना, कि टीचर्स के एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको कोट देता हूँ, वन सपोर्टिंग कोटेशन इज देयर, वन ऑफ द वेरी फेमस इंडियन पर्सनैलिटी, आप सबको इनका नाम पता होगा, एंड आई गारंटी ये थे मिस्टर, या रेस्पेक्टेड कह लें, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। इनका स्टेटमेंट था कि अ टीचर कैन नॉट टीच, यानी कि एक टीचर पढ़ा नहीं सकता है अनलेस ही लर्न्स हिमसेल्फ, जब तक वो खुद न सीखे। यानी कि एक टीचर की ये फर्स्ट ड्यूटी है कि बिफोर टीचिंग वो खुद उस सब्जेक्ट को या उस सब्जेक्ट के पढ़ाने की मेथडोलॉजी को सीखे, एंड देयर आफ्टर वो पढ़ाने के लिए आए। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस कोट ऑफ मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर दैट अ टीचर कैन नॉट टीच अनलेस ही टीच और अनलेस ही लर्न्स हिमसेल्फ। ठीक है, ये उनका एक कोटेशन था। और बात अगर एजुकेशन डेवलपमेंट की जाए तो यहाँ देखिए इन तीनों ने मिलकर क्या किया था, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किया था कि पहले इंडियन के जो टीचर्स हैं ना उनको कैपेबल बनाया जाए कि हाउ एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड। क्लियर? तो एजुकेशन के टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए जो बेसिकली बीएड का फोकस होता है, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आपके 1793 में इस्टेब्लिश किए। ठीक है, पर क्या था ना, मैं इसको एक कंटेम्प्रोरी एग्जांपल के साथ आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि 1793 में क्या हुआ, बीएड स्कूल या बीएड कॉलेज तो इस्टेब्लिश हो गया, बट इट वाज नॉट दैट फोकस्ड और मैंडेटरी, है ना, मतलब बीएड करना ही पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं था। जैसे अगर आप मॉडर्न टाइम की बात माने तो मैं मॉडर्न टाइम को अगर जस्ट इन रिलेशन टू बीएड, है ना, बीएड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं टाइम फ्रेम को लूँ तो बिफोर 2014, है ना, रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल स्टेट आप ले लीजिए। ठीक है, 2014 के पहले तक के जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं इन स्कूल सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें क्या था कि टू बिकम अ टीचर द डिग्री ऑफ बीएड वाज नॉट एसेंशियल, है ना, वाज नॉट मैंडेटरी। पर आफ्टर 2014 इट बिकेम मैंडेटरी। ठीक है ना, तो बीएड को क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर आपको बैचलर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करके आना पड़ेगा। ठीक है, इन द सेम वे 1793 में बीएड का माइलस्टोन तो लगाया जा चुका था, बट इसको मैंडेटरी या कंपलसरी डिक्लेयर नहीं किया गया था, एंड एज अ रिजल्ट क्या था कि क्वालिटी और डिफरेंस इन एजुकेशन वॉज नॉट दैट मच, उतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। ठीक है, सो क्या हुआ कि ऑल द वे फ्रॉम 1793 कहिए या 1600 में जब ब्रिटिशर्स आए तब से लेकर 1947 तक तो उन्हीं का एरा रहा, है ना। सो मीनवाइल वन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज देयर, सर चार्ल्स वुड। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिशर्स के। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। व्हाट वाज द रिकमेंडेशन अबाउट, ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन कब दिया, इन द ईयर ऑफ 1854 उन्होंने एक रिकमेंडेशन पास किया। किसको, उनके टाइम पे जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनके टाइम में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थे, आई थिंक लॉर्ड डलहौजी,
लॉर्ड डलहौजी उस टाइम में इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऑल द वे फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके पास एक रिकमेंडेशन आया। दैट रिकमेंडेशन इज कॉल्ड एज वुड्स डिस्पैच, ठीक है, एंड इट वाज सेंट इन द ईयर ऑफ 1854, ठीक है ना। इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिकमेंडेशंस ओनली इवन टुडे प्रेजेंट सिनेरियो की अगर भी आप बात करें तो इनके जो भी रिकमेंडेशंस थे ना, दैट कुड बी सीन वेरी इजली कि व्हाट ही रिकमेंडेड, और उनके रिकमेंडेशन के अनुसार या उनके रिकमेंडेशन से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उसी लेवल पर ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। बट देखिए, रिकमेंडेशन तो उन्होंने भेजा, तो बेसिकली देयर शुड बी सर्टेन पर्पस ना, कि उन्होंने रिकमेंडेशन को क्यों भेजा, है ना। सो मैं आपको इनका बेसिक पर्पस बता दूं, एंड देयर आफ्टर आई वुड टेल यू अबाउट द रिकमेंडेशंस कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच का पर्पस क्या था? वुड्स डिस्पैच का एक बड़ा सिंपल पर्पस था। उनका सिंपल पर्पस ये था, पर्पस ऑफ वुड्स डिस्पैच, इनका एक सीधा सा पर्पस था टू क्रिएट एन इंग्लिश क्लास अमंग इंडियंस, यानी कि इंडियंस के बीच में एक इंग्लिश क्लास को जन्म दिया जाए, ठीक है। इंग्लिश क्लास को जन्म दी जाए का मतलब क्या है कि इंडियंस को इंग्लिश का एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि वी आर द इंडियंस, हमारा वर्नाकुलर लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज क्या था या क्या है? हिंदी। तो वो हमको हिंदी पढ़ाते और भी बेटर तरीके से, या हिंदी सिखाते, बट व्हाट दे प्रेफर्ड कि उन्होंने बोला कि नहीं, हमको इंग्लिश क्लास बनाना है। क्यों बनाना है? बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस दे वेयर द ब्रिटिशर्स, उनका नेटिव लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश था। एंड द फंक्शंस ऑफ द कंपनीज, कंपनी के जितने भी काम किए जाते थे, दोज वेयर डन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो इसीलिए क्या था कि इंडियंस को अगर इंग्लिश सिखा लिया जाए, है ना, टू क्रिएट एन इंग्लिश क्लास अमंग इंडियंस, ठीक है ना, एंड involve them in companies administration, ठीक है, यानी कि इंडियंस को पढ़ा लिखा के तैयार करके कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाए, है ना, यानी कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए, ऐसा वुड्स डिस्पैच का पर्पस था। बट इस पर्पस के पीछे एक साइलेंट इंटेंशन ये भी था कि वंस द इंडियन वुड गेट एडुकेटेड, अगर इंडियंस को हम लोग पढ़ा लिखा कर तैयार कर लेते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में, तो क्या होगा कि हमको जो ये ब्रिटेन से आदमी भेजना पड़ता था इंडिया काम करने के लिए या हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका वो प्रॉब्लम क्या होगा कि बड़ा ईजिली सॉल्व हो जाएगा, एंड इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर देम टू हैंडल और मैनेज द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। कौन करेगा? आफ्टर गेटिंग एजुकेशन इंडियंस ही करेंगे, है ना। सो इट वाज द साइलेंट इंटेंशन बिहाइंड द पर्पस, ठीक है। और इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देना, अगर आप माने तो वो उनकी मजबूरी बन रही थी, क्योंकि इट वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, काफ़ी खर्च आ रहा था कि बाहर से कंट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स भेजे जाएं, है ना। सो फॉर दैट पर्पस सर चार्ल्स वुड ने अपना रिकमेंडेशंस उस टाइम किसको भेजा? लॉर्ड डलहौजी को भेजा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ मिस्टर वुड, है ना। सर चार्ल्स वुड के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, चलिए आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ और बता देता हूँ, ठीक है। ये जो चार्ल्स वुड के रिकमेंडेशंस है ना, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। इट वॉज हाईली अडॉप्टेड, बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सेप्ट किया गया था
वंस आई वुड टेल यू द रिकमेंडेशंस, यू वुड कम टू नो कि हाँ सर चार्ल्स वुड का रिकमेंडेशंस आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इफेक्ट में देखा जा रहा है। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सर चार्ल्स वुड।